हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस पी टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस जो कि ग्रेजुएशन लेवल के हैं, क्योंकि आपका जो नया सिलेबस रिवाइज हुआ है दिल्ली के लिए, उसमें ग्रेजुएशन का पोर्शन अच्छा खासा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगामी आने वाले कुछ लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर में टीजीटी और पीजीटी में जितने भी क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के पूछे गए हैं उसको मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जो कैंडिडेट अगर इस सब्जेक्ट को भी नहीं पढ़े हैं तो वो भी समझने का प्रयास जरूर करेंगे, उनको भी चीजें जरूर समझ में आएंगी। ठीक है। तो आज का ये पहला लेक्चर है, इसको मैंने हेडिंग दिया हुआ है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर्स ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चंस। लेक्चर नंबर 1 होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल में जो आपके सिलेबस में चीजें हैं, उसमें मैंने लीनियर अलजेब्रा को सेलेक्ट किया हुआ है कि लीनियर अलजेब्रा में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम टीजीटी के हो चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम पीजीटी के हो चुके हैं। उन सारे क्वेश्चंस में लीनियर अलजेब्रा से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको आपको इन लेक्चर्स में पहले कवर करवाऊंगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द बेसिस ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब का बेसिस कौन है? देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आर क्यूब का डायमेंशन कितना है? 3 है ना। डायमेंशन का मतलब आर के ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, इसमें 3 वेक्टर्स होने चाहिए। ये जो कॉलम में लिखेगा ना, इसको मैं वेक्टर्स पढ़ूंगा, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर। पहले बार 3 वेक्टर होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में ही अगर आप देख पा रहे हो तो 3 3 वेक्टर लिखे गए हैं। इसका मतलब फिलहाल मैं किसी को इलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए, बेसिस बनने के लिए 2 चीजें आपको देखना है कि अगर आर क्यूब का डायमेंशन 3 है, 3 वेक्टर होने चाहिए। दूसरी बात, ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये वेक्टर कैसे होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वेक्टर तो सभी में 3 3 है। अब हमें चेक करना ये बाकी है कि कौन कौन से वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वो बेसिस को फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब बात ये आती है कि हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करेंगे। ठीक है ना। उसके लिए देखिए 2 तरीका होगा। एक तो हम लोग रैंक मेथड से चेक करेंगे, दूसरा डिटर्मिनेंट मेथड से चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है कि जैसे पहला जो ऑप्शन है उसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। पहले कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 0 0। ठीक है। दूसरे कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 0। ठीक। और तीसरे कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3 लिखेंगे। ठीक है। ठीक। ओके। अब इसका आपको क्या करना है, ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, अगर ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया, तब कह देंगे ये जो तीनों वेक्टर हैं वो कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट है। कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट पाना है तो इस जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे वो 0 नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई तो हम कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो एक तरीका ये हो गया कि चारों ऑप्शंस में हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कैसे चेक करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आया तो हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक तरीका तो ये हो गया। तो आइए पहले इसी से चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए इसको फर्स्ट कॉलम के अलावा अगर एक्सपैंड कर दें तो 1 इंटू क्या आएगा हमारे पास? 6 माइनस 0। ठीक है। 6 माइनस 0। तो ये कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 6। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। फर्स्ट कॉलम के अलावा मैंने एक्सपैंड किया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये जो वेक्टर दिए गए हैं ये कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब बेसिस को फॉर्म करेंगे। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी चीज को मुझे रैंक मेथड से करना हुआ तो हम लोग इस मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। इसके लिए हम लोग इसका रैंक निकालने के लिए देखिए फिर से हम उससे कॉलम में लिखेंगे 1 0 0। ठीक। फिर 1 2 0। ठीक है। फिर 1 2 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला वेक्टर आना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, पहला जो एलिमेंट मिलना चाहिए वो नॉन जीरो मिलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल गया? 1 मिल गया। अब इसके नीचे मुझे क्या मिलना चाहिए? 0 0 मिलना चाहिए, मिल चुका है। अब उसके बाद हम लोग दूसरे कॉलम में चलेंगे। दूसरे कॉलम में यहाँ पे देखिए मुझे नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया, और इसके नीचे जो एलिमेंट मिल गया वो कैसे मिल गया? 0 मिल गया। ठीक है। फिर हम तीसरे कॉलम में चलते हैं, देखिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया।
इसका मतलब ये हो गया कि जितने इसमें 3 पाइवोट एलिमेंट हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसका रैंक 3 है। ठीक है, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना नहीं आता है तो उसका मैंने वीडियो यूट्यूब पे बना के डाल दिया है, उसको आप देख लीजिए। आपको आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहां पे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें डिटेल में मैंने बताया कि किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एकलन फॉर्म में ये होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास पाइवोट एलिमेंट आ गया, तो अब जो दूसरा पाइवोट एलिमेंट आएगा इसका राइट में ही आएगा, इसके लेफ्ट में नहीं आएगा। ठीक है, अब पाइवोट एलिमेंट का नीचे के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो 3 पाइवोट एलिमेंट मिल गए हैं, इसका मतलब इसका रैंक जो है वो कितना मिल गया, 3। इसका मतलब फुल रैंक ये मैट्रिक्स है, 3 इसमें वेक्टर है, इसका रैंक भी 3 है, इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर 3 वेक्टर है, रैंक भी 3 मिलेगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, और रैंक 3 से कम मिलेगा तो उसको हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। तो ये दो तरीका हो गया। ठीक है, तो जिन लोग को रैंक के बारे में अच्छे से जानकारी हो वो रैंक से निकालेंगे, अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, तो ऑलरेडी बी सी डी एलिमिनेट हो जाएंगे, बट फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए कोई एक और चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे बी ऑप्शन को मैं अगर लिखूं डिटर्मिनेंट में, तो क्या मिलेगा। अब अच्छा एक चीज और, आप चाहे इसको कॉलम, जैसे मैं वेक्टर्स को कॉलम में लिख रहा हूँ, तो अच्छा रो में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो 1 2 0, यहाँ पे है 12 24 7 0 0 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के अलग एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, फिर माइनस 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, फिर क्या आएगा, +1 इंटू, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, कितना मिलेगा, 24 - 24 कितना आएगा, 0 आएगा। तो कुल मिला के कितना आ गया, 0। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वेक्टर्स कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। शुरू में ही मैंने बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी, तो हम कहेंगे वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। कहा जा रहा है, लेट टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉमा वाई, द रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 1। अब तो किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना हो या उसकी नलिटी निकालनी हो, ये सब सारी बातें हम लोग, सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, देखिए अगर हम लोग एक पहले एक थ्योरम आप जान लीजिए, सिल्वेस्टर लॉ क्या होता है कि रैंक ऑफ टी, है ना, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू, मान लो कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी फ्रॉम यू टू भी, मान लो टी फ्रॉम यू टू भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सिल्वेस्टर लॉ एक लॉ होता है, एक नियम होता है, वो कहता है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इसका रैंक क्या होगा। तो अगर रैंक का आपको पता करना है तो कम से कम नलिटी आप पता कर लीजिए। तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यहाँ पे यू इसको मैं बोल रहा हूँ, आर स्क्वायर को हम लोग यू बोल रहे हैं, तो इसका डायमेंशन कितना है, 2 है। इसका डायमेंशन कितना है, 2 है। ठीक है ना, तो आपसे रैंक पूछा जा रहा है, तो एक तरीका ये है कि आप नलिटी निकाल लीजिए तो रैंक आ जाएगा, या एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट रैंक भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नलिटी आपको निकाल के दिखाता हूँ। नलिटी क्या होती है, देखिए नलिटी ये होती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक वेक्टर स्पेस यहाँ पे यू है और यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस भी है, यहाँ पे यू वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे भी एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ का जो 0 0 वाला एलिमेंट है, यहाँ पे जो 0 0, ये आर स्क्वायर में जीरो टाइप का एलिमेंट 0 0 टाइप का होगा, 0 0। तो यहाँ का जो एलिमेंट 0 0 है, ये यहाँ के जीरो वाले से यहाँ का जीरो कैसा होगा, 0 0 0 टाइप का होगा। तो इससे तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ही होती है कि अगर यू से भी में ये टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जीरो को जीरो से जोड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद इस यहाँ पे और ऐसे कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे और ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो कि जीरो से जुड़ेंगे, जितने भी और 0 0 के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं जो 0 0 से जुड़ेंगे, वही हमारी नलिटी कही जाएगी। अगर यू का एक एलिमेंट 0 0 के अलावा एक एलिमेंट भी के 0 0 से जुड़ता हुआ है तो हम कहेंगे नलिटी हमारी 1 है। अगर दो एलिमेंट जुड़ेगा तो हम कहेंगे नलिटी हमारी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मुझे दिया गया है टी ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे मुझे दिया गया है टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और x माइनस वाई और y। ये मैं कह देता, इसको मैं 0 0 से इक्वेट कर देता हूँ, 0 0 0 से इक्वेट कर देता हूँ। मतलब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि u के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो v के 0 0 0 से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। तो अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ से पहला
जो मेंबर है एक्स प्लस वाई इसके पहले मेंबर के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। एक्स माइनस वाई भी जीरो के बराबर होगा और वाई भी जीरो के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए वाई इज इक्वल टू जीरो आ चुका है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमें एक्स इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। ठीक है। और जो यू में एलिमेंट हैं वो किस टाइप के हैं, एक्स कमा वाई टाइप के हैं। दो ही मेंबर है ना, एक्स कमा आर स्क्वायर में जो एलिमेंट होगा एक्स कमा वाई टाइप का होगा। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, जीरो कमा जीरो आई। एक्स इज इक्वल टू अभी आपने निकाला जीरो और वाई इज इक्वल टू कितना निकाला आपने, जीरो निकाला। इसका मतलब यहाँ का सिर्फ जीरो जीरो वाला जो एलिमेंट है, यहाँ का जो यू का एलिमेंट है जीरो जीरो, वही सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ के जीरो 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 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका नलिटी में एक भी एलिमेंट नहीं आया। ठीक है, इसके कर्नल में एक भी एलिमेंट नहीं आया। मतलब इसकी जो नलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नलिटी निकालना मैंने कैसे सिखाया आपको कि अगर जीरो यू का एलिमेंट जीरो जीरो के अलावा कोई एलिमेंट भी के जीरो जीरो से जुड़ जाएगा तो वही नलिटी हमारी कही जाएगी। फिलहाल सिर्फ जीरो जीरो ही यहाँ के जीरो जीरो से जुड़ रहा है, इसका मतलब इसकी नलिटी जीरो आ गई। मतलब जीरो के अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आया, इसका मतलब इसकी नलिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब इस फार्मूले में अगर हम लोग पुट कर दें कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू कितना था, टू था। तो नलिटी आपने कितना निकाला, जीरो निकाला। इसका मतलब रैंक ऑफ टी प्लस जीरो इज इक्वल टू टू। तो यहाँ से हमारा जो रैंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू टू आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने मेथड आपको ये बताया कि नलिटी निकाल ले तो रैंक आ जाएगा। अब डायरेक्ट रैंक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था कि टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और यहाँ पे क्या था, वाई था। ठीक है। इसका अगर देखिए अगर मुझे रैंक निकालना है तो सबसे पहले इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, इसकी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड से बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट मेथड ये होता है कि देखिए पहली बात, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, आर स्क्वायर से आर क्यूब में डिफाइंड है। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी जो साइज होगी वो कितनी हो जाएगी, थ्री बाई टू की हो जाएगी। कितनी की होती है, थ्री बाई टू की होगी। ठीक है। थ्री बाई टू का मतलब ये हो गया कि तीन रो होंगे दो कॉलम होगा, मतलब दो कॉलम यहाँ पे हो गए और तीन रो होगा, ऐसा टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, इसका शॉर्टकट मेथड में बता देता हूँ। ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, जो यहाँ पे पहला घटक दिया गया है, जो पहला मेंबर दिया गया है एक्स प्लस वाई, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना, वन है, यहाँ पे वन लिख दिया। दूसरा है एक्स माइनस वाई, इसका कंपोनेंट एक्स माइनस वाई, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना, वन है, यहाँ वन लिख दिया। तीसरे में एक्स का कोफिशिएंट जीरो है, यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया। और दूसरे कॉलम में वाई के कोफिशिएंट, पहले जो कंपोनेंट है उसमें वाई का कोफिशिएंट कितना, वन है। दूसरे में वाई का कोफिशिएंट कितना, माइनस वन है। और तीसरे में वाई का कोफिशिएंट कितना, वन है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बनाई जाती है। अब इसी मैट्रिक्स का आपको रैंक निकालना है, जो रैंक आएगा वही रैंक ऑफ टी आ जाएगा। तो रैंक निकालने के लिए इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन मिल चुका है, इसके नीचे मुझे जीरो जीरो बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑपरेशन लगाऊंगा, आर टू इज रिप्लेस्ड बाई आर टू माइनस आर वन। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू वन वन, ये वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो, माइनस वन मतलब माइनस टू, और यहाँ पे जीरो और वन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पाइवोट एलिमेंट मिल चुका है और इसके नीचे सारे जीरो बन चुके हैं। ठीक है। अब इसके आगे देखिए ये दूसरा पाइवोट एलिमेंट है, इसके नीचे मुझे जीरो बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं आर टू को डिवाइड कर देता हूँ, इससे माइनस वन बाई टू आर टू कर देता हूँ, ये ऑपरेशन में लगाता हूँ इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू वन वन, माइनस टू से डिवाइड कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, या टू से ही डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, टू से डिवाइड कर देते यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब एक ऑपरेशन में लगा देता हूँ, आर थ्री इज रिप्लेस्ड बाई आर थ्री प्लस आर टू। ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा मैट्रिक्स, ये बन जाएगा वन वन जीरो माइनस वन। आर थ्री में आर टू जोड़ दीजिए, तो जीरो, वन माइनस वन कितना आ जाएगा, जीरो। तो देखिए यहाँ पे दो पाइवोट एलिमेंट मिल रहा है। तीसरा का जो तीसरा रो है पूरा का पूरा क्या मिल गया, जीरो मिल गया। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक आ गया वो कितना आ गया, और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक आएगा वो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो यहाँ से रैंक डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, या आप नलिटी निकाल लीजिए, वहां से भी आपको सिल्वेस्टर लॉ लगा के, रैंक नलिटी थ्योरम लगा के आप जो है वहां से भी रैंक निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर if A and B are the symmetric matrices of the same order, then AB transpose minus BA transpose is equal to what? ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, नल मैट्रिक्स है,
तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कैसे चेक किया जाता है? कोई भी मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक हम लोग तब कहेंगे जब इसका ट्रांसपोज निकालें और इसी के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी है, सिमेट्रिक है। ठीक है, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाए तो हम कहते हैं मैट्रिक्स कैसी, सिमेट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो -a के बराबर आ गया, तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स हमारी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स को मुझे चेक करना है, कौन सी मैट्रिक्स है, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, जिस भी मैट्रिक्स को मुझे चेक करना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, सबसे पहले उसका क्या निकाला जाएगा, ट्रांसपोज निकाला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक रूल, कुछ रूल लगाएंगे। रूल क्या क्या होता है कि ए प्लस माइनस बी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए या ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालिए, ये किसके बराबर आता है, ए ट्रांसपोज और प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक, पहले ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, इसको मैं लिख दूंगा ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, अब हम लोग इसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर आता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और इंटू क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज दिया जाए तो वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे बी के ट्रांसपोज को हम लोग बी लिखेंगे, फिर ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे ए का ट्रांसपोज दो बार लिया गया है तो ए के बराबर आ जाएगा इंटू बी ट्रांसपोज। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें से मैं अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो कितने के बराबर आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। तो यही मैट्रिक्स देखिए नेगेटिव के साथ फिर से वापस आ गई। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कजरा द मैट्रिक्स, ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी 2014 में, डी ट्रिपल एस बी 2014 में जो भी क्वेश्चन मैं अभी तक करवा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने 2014 से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2014 के ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपके पास पेपर अवेलेबल हुआ तो आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है दिस मैट्रिक्स हैज वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू 3 है। द सम ऑफ अदर टू आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू व्हाट। पहली बात देखिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3, इससे कितनी आइगन वैल्यूज आएंगे, 3 आइगन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि चलिए इसकी 3 आइगन वैल्यूज अल्फा बीटा गामा है। इसके 3 आइगन वैल्यूज क्या है, अल्फा बीटा गामा है। अब देखिए एक रूल होता है कि अगर आइगन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ट्रेस के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, उस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर आता है। ट्रेस कैसे निकाला जाता है, डायगोनल एलिमेंट को ऐड करके ट्रेस निकाला जाता है। ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको ऐड कर देंगे तो ट्रेस आ जाएगा। तो ट्रेस कितना आ गया मेरा, p+1 आ गया। सॉरी, अब इन्होंने कहा है कि इसका एक आइगन वैल्यू 3 है, तो मैं अल्फा इज इक्वल टू 3 रख देता हूँ और प्लस कितना हो गया, बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो यहाँ से बीटा प्लस गामा मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास p+1 - 3, p+1 - 3, इसका मतलब ये आ जाएगा p-2। इसका मतलब जो इसके जो अदर दो आइगन वैल्यूज हैं उसका सम कितना आने वाला है, p-2 आने वाला है। और यही हमसे पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ अदर टू आइगन वैल्यूज, तो कितना आ जाएगा, p-2 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स इन आर क्यूब आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए पहले क्वेश्चन में जब हम लोग बेसिस निकाल रहे थे उस समय मैंने आपको लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट निकालना सिखाया था। दो मेथड था, एक रैंक मेथड था और दूसरा डिटर्मिनेंट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन है, जो पहला ऑप्शन है, उसके जो वेक्टर्स है उसको मैं कॉलम में लिखता हूँ। पहला मेंबर क्या, 1 0 0, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 0 0। फिर दूसरा है 0 1 0, ऐसे मैं लिख देता हूँ 0 1 0। आप चाहे तो रो में भी लिख सकते हैं या कॉलम में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और तीसरा है 1 1 0। ठीक है, अब देखिए इसका आप चाहे तो डिटर्मिनेंट ही निकाल दीजिए, है ना। इसका डिटर्मिनेंट मैं रैंक नहीं लगा रहा हूँ, सीधे डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं इसका। ठीक है, तो फिर से एक बार रूल याद दिला दो, अगर डिटर्मिनेंट इसका अगर नॉन जीरो आया तब तो हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम कहेंगे ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखिए इसको फर्स्ट कॉलम के अलांग अगर एक्सपेंड कर दें, अच्छा इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर डिटर्मिनेंट की आप प्रॉपर्टी जानते हो, इसका थर्ड रो पूरा का पूरा क्या है, जीरो है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए
तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। अब डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब मुझे क्या चूज करना, लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन कौन से है, ये तो गलत हो गया। दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे वाले को मैं लिखता हूँ 100, कॉलम में लिखते हैं 100, ठीक है। फिर 010, 010, और फिर कितना होगा 001, 001। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट रो के अलावा एक्सपैंड कर देते हैं। तो क्या आएगा 1 इंटू, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1। कुल मिला के कितना आ गया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो दूसरा करेक्ट हो गया। थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे थर्ड को, 010, और फिर कितना है 101, 101, फिर कितना है 110, 110। चलिए इसको भी हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं। किसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग, चलिए थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं। तो 0 प्लस माइनस प्लस, 0 इंटू समथिंग, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर -1 इंटू, यही एलिमेंट लिखना है हमको, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, कितना होगा 0 - 1। तो कुल मिला के मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू +1 आ गई, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। चलो फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फोर्थ को का डिटर्मिनेंट बनाते हैं 001, और यहाँ पे है 010, और फिर कितना हमारे पास है 011 है। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं। तो 1 इंटू क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 0 - 0, मतलब 0। तो कुल मिला के कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो गया, सेकंड और थर्ड। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कहा जा रहा है इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। अब देखिए बहुत आसान सी बात है, एक कंडीशन भी इन्होंने दे रखी है। कंडीशन को मैं एक साथ लिख देता हूँ। ये कह रहा है ए बी के तो बराबर है, बट सी के बराबर नहीं। बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, देखिए इस मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स दी गई है हमको, अगर इसमें एक ऑपरेशन मैं लगा दूं, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, अगर ये ऑपरेशन मैं लगाऊं तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी जरा देखिएगा। इसमें लगा देते हैं C1 माइनस C2। ठीक है, तो ये 1 - 1 कितना होगा 0। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 1b, b², 1c, c²। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आपको दी गई है a b के बराबर है, इसका मतलब a माइनस बी 0 के बराबर है। ठीक है, तो अगर a माइनस 0 के बराबर है, a माइनस बी 0 के बराबर है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 0, 0, 1b, b², ठीक, 1c, c²। अब देखिए इसका पूरा का पूरा एक कॉलम क्या होगा, 0 हो गया। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 तो नहीं है। इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं है। अब या तो 2 होगा या तो 1 होगा, है ना। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप जब निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि एक पूरा का पूरा कॉलम 0 है। इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं होगा। ठीक है, इसका रैंक 3 नहीं होगा। अब रैंक 3 नहीं है तो 2 होगा या 1 होगा, है ना। 3 नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। किसी भी मैट्रिक्स का जो है, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं है, क्योंकि ये 0 मैट्रिक्स है नहीं, इसलिए इसका रैंक 0 तो नहीं होगा। अब दो ही ऑप्शन है इसका, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब इसको चेक करने के लिए देखो करते क्या है, अगर मुझे दो ऑर्डर का एक माइनर मिल जाए, दो ऑर्डर का एक ऐसा माइनर मिल जाए जो नॉन जीरो हो, चलो मैं इसी कंसीडर कर लेता हूँ, बी सी, b², c²। इसका डिटर्मिनेंट, ये माइनर दो ऑर्डर का मैंने माइनर निकाला, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, bc² माइनस b²c, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो दो ऑर्डर का मुझे एक ऐसा माइनर मिल गया जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन विल नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। देखिए अगर आपने मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ा होगा या मैट्रिक्स इक्वेशन पढ़े होंगे आपने, 10+2 में भी पढ़ाया जाता है इसको, जो है ग्रेजुएशन में भी बताया जाता है कि ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, नॉन होमोजीनियस टाइप है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स को कैसे लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनटू कितना बी। ठीक है, अब देखिए यही जो नीचे वाली चीज है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तो हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलता है ना। विल नॉट हैव ए यूनिक, नॉट यूनिक सोल्यूशन, नॉट यूनिक सोल्यूशन। भाई जब नीचे 0 मिल जाएगा तो यूनिक सोल्यूशन कैसे आएगा। तो यही कंडीशन ये चाहते हैं, नॉट हैव ए यूनिक सोल्यूशन, है ना। इसका मतलब ये हो गया
कि द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन विल नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो अगर ये यूनिक सोल्यूशन नहीं रखता है, इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे? x का कोफिशिएंट कितना 1, फिर y का कोफिशिएंट कितना 1, z का कोफिशिएंट कितना 1, फिर यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 4 k, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के अलाउंग। तो 1 इंटू कितना मिल जाएगा 2k माइनस 12, फिर -1 इंटू कितना मिल जाएगा k माइनस 3, फिर +1 इंटू क्या मिल जाएगा हमको 4 माइनस 2 मतलब 2, और ये कितने के बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं चाहिए आपको तो 0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से मिल जाएगा 2k माइनस 12 माइनस k प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2k माइनस के मतलब k, -12 और +5 मतलब -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? इलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द बेसिस फॉर द सब स्पेस डब्ल्यू। देखिए एक सब स्पेस है, बहुत बहुत देखिए इसकी लैंग्वेज फंसने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। इसका ये जो इसकी बेसिस है, इसमें मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, 2 by 2 की मैट्रिक्स आएगी। अब उसके एलिमेंट किस तरीके से हैं, किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि वो इन दो कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब देखिए बेसिस क्या होता है। अब देखिए जैसे ये मैट्रिक्स है, अब इसमें 4 एलिमेंट आएंगे, तो आपको इसमें ये देखना है कि इसमें कितने अननोन आप रख सकते हैं, है ना, कितने वेरिएबल्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक्स वाई जेड टी, अगर सिर्फ ये रहे, कोई कंडीशन न दिया रहे, कोई पूछे आपसे कि इसका जो है इस बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, है ना, इस बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे इसमें 4 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितने आ जाएंगे? 4 एलिमेंट आ जाएंगे, वह एक्स वाई जेड जेड और टी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये इसका बेसिस हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा बेसिस है ना। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट लिखा गया एक्स और दूसरा एलिमेंट लिखा गया वाई, यहाँ क्या लिखा गया 0 और यहाँ क्या लिखा गया टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशंस मुझे दिए गए हैं x प्लस 2y प्लस टी बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है y प्लस टी इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू माइनस टी। वाई इज इक्वल टू माइनस टी अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं तो x और -2t प्लस टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा? x माइनस टी इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? t आ जाएगा, ठीक। तो y इज इक्वल टू माइनस टी, एक्स इज इक्वल टू टी। तो देखिए अब हमारा जो सब स्पेस है W, अगर मैं उसको बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो कैसा बनेगा? वो बन जाएगा x की जगह पे आपने t रख दिया, y की जगह पे आपने माइनस टी रख दिया, 0 तो पहले से ही 0 था, और t की जगह पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, t को t1 रख दिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें से t कॉमन कर लूं तो क्या मुझे मिलेगा? यहाँ मिलेगा 1 -1 0 और 1, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सब स्पेस है वो इस एलिमेंट से क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। किससे? 1 -1 0 और 1 से, के मल्टीपल ही इसमें आएंगे। ये जो सब स्पेस है, इसके जो एलिमेंट आएंगे वो 1 -1 0 और 1 से जनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब इसके जो बेसिस में जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? इसके बेसिस में एलिमेंट आएगा 1 -1 0 और 1 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जैसे अब इसमें देखिए आपसे डायमेंशन भी पूछ सकता था, इसका डायमेंशन कितना है। तो जितने आप यहाँ पे अननोन, यहाँ पे मैक्सिमम जितने अननोन होंगे उतना, जैसे इसका कोई पूछे इसमें कोई कंडीशन ना दिया हो और ये बेसिस है तो इसका डायमेंशन कितना है? तो इसका डायमेंशन 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना ये है कि जैसे यहाँ पे एक्स वाई जीरो और टी दिया हुआ था और उसके लिए दो इक्वेशन दिए गए थे। इन दो इक्वेशन के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम कितने वेरिएबल रख पाएंगे। जैसे देखिए एक्स वाई सब गायब हो गया, सिर्फ बचा क्या? टी, और इसका मतलब टी इंटू और एक एलिमेंट बच गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है उस सॉरी ये जो सब स्पेस है वो इससे क्या होने वाला? जनरेट होने वाला। मतलब इसके सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स के हेल्प से लिखे जा सकते हैं, उसके मल्टीपल होंगे और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे लिखकर जरूर बताइएगा ताकि मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित हो सकूं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।